स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 16 और इस टेस्ट के अंदर भी हम 22 अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं सिखा देता हूं क्योंकि एक नंबर में या दो नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बच्चे भूल चुके होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। देखो 6 के प्राइम फैक्टर बनाओगे तो वो क्या बनेंगे, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। फिर 20 के आप बनाओगे, 20 के फैक्टर्स 2 पे कटेगा 10, 2 पे कटेगा 5, यानी कि 20 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में नंबर वो कॉमन होना चाहिए, जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 आ गया। अच्छा, और दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है तो एचसीएफ कितना आ गया अपना 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसमें से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे कितना है 2 बार, तो जो ज्यादा बार होता है ना उसको लेते हैं, ठीक है। तो कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे 3 एक बार है और यहाँ पे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार तो है ना, लेते हैं। फिर ये 5 बच गया, 5 यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट कितनी है 5 की पावर 1, तो ले लो इसको। तो ये कितना आ गया बताओ, 5 2 जा 10 और 2 3 जा कितना आ गया 6, तो 60 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में भी यही कहता है, इसमें 2 की बजाय कितने हैं 3 नंबर आगे, तो निकाल देता हूँ मैं 3 नंबर का भी। आपको तरीका पता होना चाहिए बस। 6 के देखो प्राइम फैक्टर आप आसानी से बना सकते हो, कितने होंगे 2 इंटू 3। 72 के क्या बनाओगे, 72 के देखो 2 पे जाएगा 36, 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9 और फिर 3 और 3, तो यानी कि 72 को क्या लिख दो 3 इंटू 3। फिर आ गया 120, 120 के आप बना के देख लेना, मैं ऐसे बना देता हूँ 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अब पहले मैं निकाल देता हूँ उनका क्या एचसीएफ। एचसीएफ देखो तीनों में कॉमन 1 2 3, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी है, बाकी तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि इसके नंबर तो खत्म ही हो गए ना। तो एचसीएफ तो कितना आ गया 6। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। इसमें देखो 2 एक बार है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो हाईएस्ट कितनी बार है 3 बार है, 3 बार लिख दो। 3 देखो इसमें है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार, हाईएस्ट कितनी बार है 2 बार, 2 बार लिख दो। फिर ऊपर वाले खत्म, ये 2 भी खत्म, 3 भी खत्म, ये भी खत्म है ना, 5 बच गया अकेला, 5 यहाँ पे लिख दो बस। देखो 2 इंटू 5 है ना, मल्टीप्लाई मत किया करो क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10, 2 2 जा कितना होता है 4 और 3 3 जा कितना होता है 9, 4 9 जा 36 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 360, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोनों के दोनों मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, 2 नंबर वाले भी और 3 नंबर वाले भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें कहता है एक्सप्रेस करो इस नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे ना वो 3 प्राइम नंबर होंगे। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, पहली बार आप सोल्व करोगे तो आपसे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आप किससे ट्राई करोगे इस नंबर को डिवाइड करने की, 3 से करोगे, फिर 7 से करोगे, मान लो 9 से करोगे, 11 से, 13 से, है ना, किसी से भी नहीं होएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2 स्पेशल फैक्टर आप लिख लो, है ना, 2 स्पेशल नंबर्स। ये जो स्पेशल चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ आप फ्रंट पेज पे लिख लिया करो और इसको डेली पढ़ लिया करो ताकि आपके दिमाग में याद रहे ये। एक तो आपका नंबर है कितना है 5005, उसको मैंने क्या लिखवाया था आपको, देखो 5 इंटू 1001 है ना, और 1001 जो है वो नंबर क्या होता है आपका, 1001 के फैक्टर बनाओ। ये किस पे जाएगा आपका 7 11 और 13 पे, 7 11 13, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका कितना आएगा देखो 1001 आ गया। तो एक तो आपको इसको याद रखना है कि ये 1001 के फैक्टर सिर्फ क्या होते हैं 7 11 13, क्योंकि ये तीनों क्या है प्राइम नंबर। अब इसी तरह से 7429 इसके फैक्टर होते हैं 17 19 और 23, तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे ये आपके प्राइम होंगे। तो बस ये याद रख लो आप, ठीक है। तो देखो 7429 को डिवाइड करोगे पहली बार तो सिर्फ ये इन तीनों से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। 17 से डिवाइड करो, देखो 17 4 जा 68, बच गए 6, 17 3 जा 51, बच गए 11, 9 17 7 जा, ये आ गया। फिर 19 से कर लो इसको, 19 2 जा और 19 3 जा, बस किसी से नहीं होगा बाकी। तो इसका आंसर कितना आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों फैक्टर आप क्या है स्पेशली लिख लो और याद रखो इनको। इसमें वो कहता है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, अपने को ये 5 रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया करो, उसके बाद देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर। इसमें तो देखो डिनोमिनेटर मेरे को सीधा ही दिख रहा है, ये क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो ये कितना होता है 25 और ये भी 25, 625 तो यही हो गया। 5 से और मल्टीप्लाई करोगे ये 3125 आएगा। मतलब आप याद रख लो स्पेशली 3125 क्या होता है 5 की पावर 5 होता है, तो नीचे तो बस क्या है 5 ही है सारे, तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। अच्छा ये क्या होगी देखो, अब ये कटता तो है नहीं किसी भी नंबर से, 455 के आप फैक्टर बनाओगे तो क्या आपको लगता है कि इसमें 5 और 2 के अलावा नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखो 5 से आप डिवाइड करोगे 5 9 जा और 5 1 जा, है ना, तो कितना आ गया 7 पे करोगे 13। अब ना तो 7 कट रहा है इससे ना 13 कट रहा, तो ये क्या होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो 16 से तो ध्यान आते ही आप देख लो इसमें तो क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी, क्यों 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2 को लिख दो 4 टाइम्स, है ना, और 100 से तो कोई भी नंबर कट जाता है। 100 क्या होता है 25 इंटू 4 होता है ना, 25 और 4 में क्या हो रहा है 2 और 5 ही तो आ रहे हैं, इसके अलावा थोड़े है कुछ, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 343 के पावर 343 क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, ठीक है, तो 7 कट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा 15 है, 15 को देखते ही मत कह देना कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 पे कट रहा है, 3 2 जा 3 5 जा यानी कि 2/5, तो नीचे सिर्फ 5 आ गया ना, तो ये क्या है आपकी टर्मिनेटिंग है। तो मैंने पांचों के आपको आंसर सोल्व करके दिखा दिए। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें आपको जो जो है ना क्या दे रखा है ग्राफ दे रखा है, देखो सॉरी ये पेज आगे हो गए, यहाँ से करेंगे। आपको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से देख के बताने हैं नंबर ऑफ जीरोज कितनी है इस पीएक्स की, पोलिनोमियल की। नंबर ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है कि पीएक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटता है, कितने पॉइंट पे काटता है देखो एक, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी एक। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, ये एक्सिस पे नहीं देखना, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये रेड वाला ग्राफ कितने एक पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताओ आप खुद फिर नंबर ऑफ जीरोज, रेड ग्राफ एक्स एक्सिस यानी इस लाइन को कितने पॉइंट पे काट रहा है एक, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, तो 3 ही इसकी क्या होगी आपकी जीरो हो जाएगी। सिक्स क्वेश्चन में देखो आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, तो यानी कि सीधा ही आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है आपका -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना है आपका 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखा करो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका। वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी 2, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो आपको इस पोलिनोमियल के जीरो निकालनी है और फिर वही वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई में आपको पता ही है कैसे करते हैं, जीरोज निकालो पहले तो। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म ना होना हमारे लिए क्वेश्चन सबसे आसान हो जाता है क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है ना, एक यू स्क्वायर और यू में से यू कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या बच गया 4 से 4 कट गया, यू बच गया, यू से यू कट गया, 8/4 कितना होता है 2। अब ये दो फैक्टर बन गए, दो फैक्टर बन गए, तो एक बार पहले फैक्टर यानी कि इसको जीरो पुट कर लो और एक बार इसको जीरो पुट कर लो। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी आपकी बताओ 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -2, तो ये अपनी क्या आ गई दो जीरो आ गई, एक जीरो और एक -2। अब हम क्या करते हैं बताओ सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम का मतलब क्या है दोनों को जोड़ो, तो 0 -2 यानी कि -2 हो जाएगी। प्रोडक्ट कितनी आएगी बताओ दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 0। अब हम क्या लिखते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिखो। आप मेरे को बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका c/a। अब यहाँ से बताना मेरे को a और b की वैल्यू कितनी है, a कितना है 4 और b कितना है 8 और c कितना है कांस्टेंट टर्म है ही नहीं 0 है, ठीक है, तो -b, b का मतलब 8, a का मतलब 4, तो कितना आ गया -2, और प्रोडक्ट यानी कि c 0 है a 4 है, तो ये कितनी आ गई 0। देख लो ये क्या होगी वेरिफिकेशन होगी, ये प्रूव करना था आपको।
एट्थ क्वेश्चन में देखो, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन ईच केस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या होते हैं, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी कि ये लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है तो सॉल्यूशन एक होता है। लाइनें पैरेलल है, बताओ ये काट ही नहीं रही किसी पॉइंट पे, काट नहीं रही, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, कोफिशिएंट के रूप में पूछे ना तो कैसे होगा फिर बताओ। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, पहले दोनों रेशो आपके इक्वल होते हैं और तीसरा रेशो अनइक्वल होता है इनके। ठीक है, तो आपको सारी चीजों का एक साथ पता होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या गिवन है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, राइट डाउन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ मेरे को, कोफिशिएंट रेशो चेक करके a1/a2 निकालो। पहला रेशो कितना है बताओ, 1/3, प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना बस। ठीक है, b1/b2 कितना है देखो, इसको बच्चे 2 ले लेते हैं, लेकिन ये 2 थोड़े, ये -2 है ना, 4 यानी कि -1/2। अब आप मेरे को बताओ, ये तो देखते ही मैं बता देता कि पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं है। क्यों, ये तो प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले दोनों रेशो इक्वल ना हो तो हम क्या लिखते हैं फिर, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा क्वेश्चन करें अब इसका, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी देखो, अब मैं रेशो लिख रहा हूँ सीधा, कितना आएगा बताओ, 2/4, और ये दूसरा रेशो कितना आएगा, 3/6, और तीसरा रेशो कितना आएगा, ऊपर -9 नीचे -18। आई थिंक तीनों इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कितना आ गया 1/2। तीनों इक्वल होते हैं तो फिर सॉल्यूशन कितने होते हैं बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट देख लो। लास्ट पार्ट में क्या है, पहले दोनों रेशियो का कितना आ गया बताओ, 1/2 आ गया, सॉरी ये कितना आ गया आपका 1/2। दूसरा कितना है 2/4, तीसरा कितना है देखो, ऊपर -4 नीचे -12। देखो ये कितना है 1/2, और ये भी कितना है 1/2, लेकिन ये तो 1/3 है ना। पहले दो इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है बताओ, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तीसरे पार्ट का। अब इसमें क्या कहता है, कंपेयर करके, ये रेशियो कंपेयर करके जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, कहता है कौन सा पेयर, दो दो इक्वेशंस का पेयर दे रखा है, कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। रूल क्या होता है, पहले आप रूल लिख लो। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, सॉल्यूशन या तो एक होगा, और एक से ज्यादा होगा तो फिर सीधे ही क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, दो तीन सॉल्यूशन नहीं हो सकते, या तो एक ही होगा, अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा आपका बताओ मेरे को, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन हो या तो यूनिक या इनफाइनाइट, तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ ये होता है सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ना हो तब सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और मेरे को अब ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसका कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। देखो पहला पार्ट में करा देता हूँ आपको। पहला रेशियो बताना कितना है, 9/18। दूसरा रेशियो कितना है, 3/6। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे तीसरे रेशियो में, ऊपर प्लस की वैल्यू है ना, और नीचे क्या है, माइनस की वैल्यू है। तो देखो तीसरा रेशियो तो इनके इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अच्छा, ये दोनों क्या है, 1/2 और 1/2, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये कितना है, -1/2 है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया बताओ, नो सोल्यूशन का है ये केस। और जब सॉल्यूशन ही ना हो तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको असंगत, असंगत। खत्म क्वेश्चन। दूसरा पार्ट देख लो। दूसरे पार्ट में भी आपको रेशियो कंपेयर करने, कर लो। ऊपर कितना है बताओ, 4/3, और नीचे कितना है 2, तो नीचे डिवाइड करेंगे। दूसरा रेशियो कितना है, 2/3,
और तीसरा रेशियो कितना है बताना, 8/12। ये कितना आ गया आपका 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तीनों इक्वल है। तो यानी कि सॉल्यूशन कितने हो गए आपके, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चाहे इनफाइनेटली मैनी हो चाहे एक हो, दोनों ही केस में सिस्टम तो क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लो। तीसरे पार्ट के अंदर आपको क्या कहता है, तीसरा पार्ट, पहला रेशियो देखो 2/4, दूसरा रेशियो कितना है -3/-6, और तीसरा रेशियो कितना है 8/9। आई थिंक ये भी ऐसा ही है। पहले दोनों रेशियो क्या है इसमें देखो, इक्वल है ना, ये माइनस से माइनस कटेगा, और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है। इस केस में भी क्या हो गया आपका, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, खत्म, क्वेश्चन तीनों करवा दिए मैंने आपको। इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको एक दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस लाइन के साथ कैसी आए, इंटरसेक्टिंग लाइन आए, पैरेलल लाइन आए, कोइंसिडेंट लाइन आए। मतलब कि 3 क्वेश्चन है अलग अलग से। पहला हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग में होता है कि पहले दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं होते। तो फिर इसकी दूसरी लाइन कोई भी बना लो आप अपनी मर्जी से। मैं कहता हूँ कैसे सोचा करो, एक को तो सेम रख दो और दूसरे को क्या कर दो, चेंज कर दो, 3 की जगह 4 कर दो। आप मेरे को बताओ, क्या इससे पहले दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे? 2/2 तो कितना होता है 1, और 3/4 थोड़े 1 होता है। तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन में पहले दोनों को आपको इक्वल नहीं करना, चाहे कैसे भी कर दो। इनमें से एक को सेम रख दिया करो एक्स और वाई में से, और दूसरे को क्या कर दो, चेंज कर दो, बस हो जाएगा। अब बताओ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, पहले दो रेशियो तो क्या होते हैं आपके इक्वल, और तीसरा इक्वल नहीं होता। तो फिर बताना इससे क्या बनेगी, 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा, जो अपने वाली लाइन होगी, अपना आंसर, आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है ना, एक जरूर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। पहले दोनों इक्वल, तो यानी कि पहले दोनों को तो आप है ना इक्वल ही रख दो, और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -8 की जगह मान लो मैं 9 कर दूं, आ गया ना आंसर। ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में तो तीनों ही रेशियो क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 इक्वल होता है C1/C2। तो आपको ये सेम इक्वेशन नहीं लिखनी। देखो क्वेश्चन में तो ये इक्वेशन दे रखी है आपको, लेकिन आप सेम मत लिख देना। आप क्या करो, सारी इक्वेशन को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करोगे, ये लो 2 से कर दिया मैंने, ये क्या हो गया आंसर। आपको 2 अच्छा नहीं लगता, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर दो। ठीक है, रेशियो क्या आएगा सेम, देखना 2/4 आएगा, ये भी कितना आएगा 3/6 आएगा, और ये भी कितना आएगा -18/-16। तीनों क्या आएंगे लास्ट में, इक्वल आएंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैं करवा चुका हूँ। पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप सोल्व करो, और फिर एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 2x + 3y = 11, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - 4y = -24। मैं कहता हूँ ये 2x और 2x तो सेम है ही, बस माइनस करना है आपको, है ना। क्यों, क्योंकि साइन दोनों के क्या है सेम। 3 + 4 7y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अभी तो y आया है, यहाँ पे पुट करो, इसको पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ 2x + 3 × y, y कितना 5, 2x कितना आएगा 11 - 15 यानी कि -4, -4, x कितना आ गया आपका -4/2 यानी कि 2। अब देखो अपना x भी आ गया, और क्या आ गया y भी आ गया। अपने को निकालना क्या है, m निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y = mx + में 3, y कितना बताओ 5, m × x, x कितना -2, x कितना है -2, और प्लस में कितना आ गया आपका 3। इस +3 को इधर भेज दो, -3 हो जाएगा, और ये कितना है बताओ -2m है। ठीक है, तो -2m वो किसके इक्वल आ गया बताओ 2 के, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, और m कितना आएगा, फिर 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो कितना आ गया -1। आपसे m पूछा था, m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -1। अब देखो 13th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट जो है ना बाय करता है और 6 बॉल, ठीक है करती है, लड़की है ये, 7 बैट और 6 बॉल मिला के 3800 रुपये में। लेटर सी बाय
3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन दिस, आपको कॉस्ट निकालनी है ईच बैट और ईच बॉल की, यानी कि एक बैट कितने रुपए का आता है और एक बॉल कितने रुपए की आती है। लेट कर लो, आप लिख लो, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हम मानते हैं कि एक बैट जो है ना वो एक्स रुपीज का आता है, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल कितने की आती है, वाई रुपीज की। आप मेरे को बता दो इक्वेशन क्या बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 7 बैट कितने के आएंगे, 7x के, क्योंकि एक x का आता है। 6 बॉल कितने की आएगी, 6y की, और ये टोटल पैसा कितना होगा आपका 3800। एक इक्वेशन आ गई। दूसरे केस में 3 बैट कितने के आएंगे बताओ, 3x के, और 5 बॉल कितने की आएगी, 5y की, और ये टोटल पैसा कितना है, 1750 रुपये। अब बताओ कोई भी बच्चा यहाँ से आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे निकालोगे बताओ, किसी तरह से कर लो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले को किससे कर लो, 7 से, या इससे कर लो, 6 और 5 है ना, 5 और 6 से कर लो, आसान रहेगा, ठीक है। 5 और 6 से करो, देखो क्या आएगा, ऊपर वाले को 5 से करो, 35x प्लस 30y इक्वल टू 38 को 5 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 190 होता है, तो 190 तो है ही, और 2 जीरो और लगेगी। फिर इसको 6 से करना, 6 से करोगे तो ये 17 छिके 102 105 ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा ना, ये कट गया, 35 में से 18 गए 17x, और 19,000 में से 10,500 घटाओगे तो कितना आएगा, 8500। x कितना आएगा आपका, देखो 8500 को 17 से डिवाइड कर देना, 17 5 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 500। x की वैल्यू 500 आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें कर दो पुट, ठीक है। 7x प्लस में 6y इक्वल टू 3800 था, x की वैल्यू 500 है, तो ये 3500 हो गए, 3500 उधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस 300 रह जाएंगे। y कितना आएगा अपना 50, तो यानी कि एक क्रिकेट का बैट 500 रुपये का आता है और एक बॉल कितने के रुपए की आती है, 50 रुपये की। तो आप बॉक्स बना के और इसके अंदर लिख देना, सो कॉस्ट ऑफ ईच क्रिकेट बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच क्रिकेट बॉल इज ₹50। 14th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का हाल है, तो पहले आप क्या बना लो, एक रेक्टेंगल की फिगर बना लो, रफ डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। ये एक होल है, इसकी जो लेंथ है ना वो 1 मीटर मोर है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ के डबल से भी 1 मीटर ज्यादा है। मैं कहता हूँ आप ब्रेड्थ को x मान लो, ठीक है, मान लिया, तो लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर ज्यादा किससे, ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ का ट्वाइस यानी कि 2x, और उससे भी 1 मीटर ज्यादा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखना आपको चीजें जरूर है, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट, आप सबसे पहले किसको मानोगे, ब्रेड्थ को मान लो, ब्रेड्थ को आप मान लो कितना, x मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके डबल से, यानी कि लेंथ का डबल कर दो, उससे भी एक बड़ी है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, हमारी तरफ से निकाले एरिया, क्या होता है एरिया, L इंटू पी, यानी x इंटू 2x प्लस 1, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में x, ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एरिया बताओ मेरे को कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x, जो हमारा एरिया है ना वो क्वेश्चन के अंदर 300 दे रखा है, तो इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं से वैल्यू आएगी ना। इस 300 को इधर लाके क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो अपने सामने क्या चुनौती है, इसके फैक्टर बनाना, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 300 और 2 यानी कि 600, और वो भी माइनस की, ठीक है। तो 600 ही लिख लो आप इसको एक बार, आप इसको कितने पे करो, 2 पे कर दो, इसको फिर 2 पे करो डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको फिर 2 से करो, इसको 2 से करो, ये 3 पे कर दो, क्योंकि 2 पे तो होता नहीं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो 25 और 24 आ गए ना, 25 और 24 से क्या बन जाएगा आपका 1 बनेगा, है ना। तो कैसे बनेगा, प्लस के 25 करोगे जब, और माइनस के क्या करोगे 24, क्योंकि प्लस का लेके आना है। अब पहले दोनों में से कॉमन बताना x, तो कितना बच गया 2x प्लस में 25, और यहाँ पे भी लिख दिया करो 2x प्लस में 25। अब क्या करते हैं देखो, यहाँ जो टर्म बच गई ना उसको इससे डिवाइड करते हैं, x x कट गया, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, और साइन क्या है माइनस का, तो 2x प्लस में 25 और x माइनस 12 कितना आ गया 0। अच्छा यहाँ से वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, वो तो रिजेक्ट कर दो, और यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू आपकी 12, ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन x थोड़े पूछा है, x यानी कि ब्रेड तो कितनी आ गई 12, ये कितनी
12 टू जा 24, 24 से एक बढ़ी यानी कि 25। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। 15th क्वेश्चन में देखो, फाइंड टू कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब लगातार, जिनमें एक एक का गैप हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा करो, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर को तो आप क्या मान लो, x मान लो, सेकंड यहाँ पे क्या मानोगे आप, कंजुगेटिव है तो यानी कि x+1, कंजुगेटिव का मतलब होता है दोनों के बीच में गैप कितने का होगा, एक का, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x+1। अब बताओ मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, सम, किसका सम, हुज स्क्वायर्स, यानी कि जो ये दो नंबर है ना, इनका स्क्वायर कर दो और उनका सम निकालो, वो किसके इक्वल है आपका 365। सोल्व करो, ये फॉर्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इसको इधर ले आओ, सॉरी 365 है ये, इसको इधर ले आओ, तो 1 में से 365 घटाओगे -364। अब क्या करोगे, 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे आप तो आपका यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसके फैक्टर कितने बता रखे हैं मैंने आपको, एक 13 और एक 14, और प्लस का लेके आना है तो प्लस के 14 होंगे और माइनस के कितने होंगे आपके 13 होंगे। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे यहाँ से आपके x+14 और x माइनस के 13। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, लेकिन आपसे पूछे कौन से है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको तो क्या कर देना, रिजेक्ट। सो x-13 को क्या पुट कर दो, 0। x की वैल्यू कितनी आएगी फिर बताओ, 13, लेकिन 13 थोड़े आंसर है हमारा, हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को बताओ आपने क्या माना था ऊपर, ये रहा x, यानी कि 13 आ गया x तो, और सेकंड इंटीजर को आपने क्या माना था बताओ, x+1, यानी कि इससे एक नेक्स्ट नंबर, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 16 में देखो आपको क्या कहता है, आपको T5 और क्या निकालनी है, T8 निकालनी है, यानी कि 5th टर्म और 8th टर्म निकालनी है। पहले हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो ये एक AP है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें, 3/2, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, इसमें से ये माइनस करते हैं ना, 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम लो यानी कि 1 - 3 माइनस 2/2 यानी कि -1, ए और टी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए देख लो, T5 चाहिए, T5 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 4t, a+4t, a कितना है बताओ आपका 3/2 प्लस 4 इंटू टी, डी कितना -1, ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2, 3 - 8 यानी कि -5/2, आपका क्या आ गया यहाँ से T5 आ गया। T8 बताओ, a प्लस में 70 होगा, a की वैल्यू प्लस में 7 इंटू टी, डी कितना -1, आप इनका क्या ले लो एलसीएम, 3 - 14 यानी कि माइनस के 11/2। ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी आपको वही निकालना है, एक 5th टर्म और एक 8th टर्म, ये एपी है, ठीक है। ए कितना है इस क्वेश्चन में बताओ आपका, ए है 1, टी कितना है, कॉमन डिफरेंस आप खुद देख लो, ये टर्म जो है ना घट रही है कि बढ़ रही है, आपको जी घट रही है ना, कितनी कितनी घट रही है, 2 से घट रही है, यानी कि डी कितना आ गया आपका -2। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको T5 निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में 4t, यानी 1 + 4 इंटू -2 यानी कि -7। T9 क्या होता है, a प्लस में 8t, यानी 1 + में 8 इंटू टी, यानी 1 - के 16 यानी कि -15। तो आसान से क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। 17th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस एपी की 10th टर्म, फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d, a कितना बताओ इस क्वेश्चन में 2 + 9 इंटू टी, डी कितना 5, 9 × 5 = 45, 45 में 2 जोड़ोगे 47। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लो इसी क्वेश्चन का, इसमें कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, कहता है -81 इसकी कौन सी टर्म है, तो मैंने आपको बता रखा है ये निकालना हो कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको क्या मान लिया करो आप, tn मान लिया करो, ठीक है। बाकी सारा काम बाद में, पहले इसको क्या मानो, tn मान लो। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो, लेट करो इसको tn मान लो -81। अब क्या करोगे आप, n की वैल्यू निकालोगे, तो करो इसको,
एन कितना, ए एन कितना होता है बताओ आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए कितना है इस क्वेश्चन में 21 और टी कितना है -3। अब एक ही तरीका होता है, उस 21 को इधर ले जाओ, माइनस के 102, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 को नीचे ले जाओ और n माइनस वन आ गया आपका कितना 34, n कितना आएगा 34 प्लस वन यानी कि 35। कहने का मतलब ये जो -81 है ना, ये इसकी कौन सी टर्म है, 35th टर्म है। सो हम लिखेंगे -81 इज इट्स 35th टर्म। ये आपको इस तरह से सजा के और आंसर छोड़ना है, ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में देखो आसान सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी। याद रख लो जब भी एपी निकालनी हो ना, इसका मतलब पहली 2-3 टर्म निकाल दो, एपी निकल गई, यानी कि ए मिल जाए अपने को, डी मिल जाए तो एपी निकल ही जाएगी। जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 5, तो लिख लो जो जो क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड टर्म का मतलब होता है T3 एंड सेवंथ टर्म कितनी है 9, तो T7 कितना है आपका 9। आप मेरे को बताओ इक्वेशन कैसे बनाओगे। T3 क्या होती है a प्लस 2d और T7 क्या होती है a प्लस 6d। अब क्या करो, दोनों को आपस में माइनस कर दे, 2 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा आपका -4 और 5 में से 9 घटाओगे तो -4, माइनस से माइनस कट गया। डी कितना आएगा आपका बताओ 4/4, 4/4 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, डी आ गया। इस डी को पुट कर दो किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस में 2d इक्वल टू 5 है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है ना, a प्लस में 2 इंटू डी, डी कितना है 1, a यहाँ से कितना आएगा आपका 3, a भी आ गया d भी आ गया, आपको क्या चाहिए ap। सो द ap इज, ap में बताओ मेरे को क्या होता है, पहले a लिखते हैं ना, d का मतलब क्या होता है, d पॉजिटिव है यानी कि एक एक बढ़ रही है टर्म, 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देना और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखो, ये एपी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। देखो पहले तो आपको फ्लावर बेड का पता होना चाहिए, फ्लावर बेड क्या होती है, क्यारी होती है, ठीक है, जैसे घरों में आपके क्यारी होगी जिसमें हम फसल फ्रूट्स वगैरह बोते हैं। देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, यानी कि देखो फर्स्ट रो है उसमें 23 प्लांट है, सेकंड में 21 है और थर्ड में 19 है और इस तरह से ये चलती जाएगी और लास्ट में कितने हैं 5 है, यानी कि ये चलती जाएगी और लास्ट में कितने 5। अब आप मेरे को बताओ ये जो सीक्वेंस है ये तो क्या बन गई, एक एपी बन गई, एपी बने ही बनेगी क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है एपी है, ठीक है, इन द लास्ट रो। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी ये पूछा है, देखो ये भी तो रो है, ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो, तो कितनी रो है, यानी कि आपसे ये पूछा है ये इसकी कौन सी टर्म है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, लेट कर लिया करो, इसको क्या माना करो आप टीएन माना करो। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी 23, एन निकालना ही है, डी कितना बताओ आपका -2, तो n माइनस वन इंटू -2 और इस 23 को उधर ले जाके माइनस कर दो, माइनस से माइनस कट गया, 2 नीचे जाएगा तो 9 आएगा, -1 उधर आके +1 होएगा, तो यानी कि सो लास्ट में लिख देना, सो देर आर 10 फ्लावर 10 रोज, यानी कि 10 लाइनें हैं उस क्यारी के अंदर और सभी के अंदर क्या लगे हुए हैं, रोज प्लांट्स लगे हुए हैं। 20th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कहता है चेक करो कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म होगी, जरूरी नहीं है हो, ठीक है, हमें क्या करना है मान लेना है, लेट इसको टीएन मान लो आप, ठीक है, -150 अगर कोई टर्म है तो मान लेता हूं मैं ये कौन सी पोजीशन पे आएगी, nth पोजीशन पे आएगी, मतलब टीएन मान लिया। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब जैसे आप n की वैल्यू निकालते हो तो वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, अगर आ गया तो ये टर्म होगी, नहीं आया तो ना, इसका मतलब इसमें 150 -150 नाम की कोई टर्म आएगी ही नहीं कभी भी, ठीक है, ये है। तो आप टी एन का फॉर्मूला रखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना बताओ 11, डी कितना है आपका -3, इस 11 को उधर ले जाओ,
ये ठीक है, माइनस से माइनस काट दो और 3 को नीचे ले जाओ। अब आप मेरे को बताओ, ये तो 3 पे कट ही नहीं रहा, तो n कितना आएगा 161/3 प्लस में 1, यानी कि एलसीएम लोगे तो 164/3। अब बताओ क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, क्योंकि 3 से भाग हो ही नहीं रहा ये। इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो हम कह सकते हैं कि -150 इज नॉट इट्स टर्म, इसकी कोई भी टर्म नहीं है -150। आप सोचोगे ऐसा कैसे? आप मुझे बताना 11 8 5 2 मैं कह दूं कि 4 भी क्या इसकी टर्म होगी? आप कहोगे जी 4 तो आई नहीं बीच में, क्योंकि 3 3 माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस किया 3 किया 3 किया, 4 थोड़े आएगी। इसी तरह से -50 कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो 21st क्वेश्चन, इसमें कहता है इस एपी की अपने को क्या करना है, पहली 22 टर्म का सम निकालना है। ए कितना है इस क्वेश्चन में बताओ 8, डी कितना है -5 और नंबर ऑफ टर्म यानी एन कितना है 22। एस एन का फॉर्मूला होता है अपना क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, n की जगह 22 यानी कि 22 टर्म्स का सम 2 इंटू ए प्लस n मतलब 22, डी कितना -5। सोल्व कर लो बस, 11 ये आ गया 16। अच्छा ये कितना आ गया 21, 21 पंजे 105 होते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका -89, और -89 को यानी कि -89 और 16, हाँ ठीक है, 89 को 11 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर कितना आ गया -979। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, खत्म। अब ये देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान है। लेकिन इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एक एपी की पहली 24 टर्म का सम निकालना है। देखो सम निकालने के लिए अपने पास ए और डी होने चाहिए और एक नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म तो दे रखी है, nth टर्म उस एपी की ये दे रखी है अपने को, ठीक है, nth टर्म ये दे रखी है। पहले तो हम क्या निकालेंगे बताओ, tn, इसको an लिख दो चाहे tn लिख दो, एक ही बात है। आप है ना एक दो वैल्यू पुट कर लो n की, ताकि आपको a भी पता लग जाए और d भी पता लग जाए, ठीक है। पुट कर लो आप n की जगह कितना 1 2 2 पुट कर लो बस, n को 1 पुट करना, ये 5 आ गई, n को 2 पुट करना, ये 7 आ गई, n को 3 पुट कर लो चाहो तो, ये 9 आ गई। इसका मतलब एपी आपकी कौन सी है बताओ, एपी इज 5 7 9, ये है ना। ये तो क्या है बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 7 - 5 यानी कि 2, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है बता दो आप 24। तो आपका एस एन का फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 23 इंटू डी, डी कितना है आपका 2। क्वेश्चन खत्म। ये आ गया आपका 12, 10 + 46 यानी कि 12 इंटू 56, 12 की मल्टीप्लाई 56 से कर दो, कितना आ गया आपका 672 यानी कि 672। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, बट मैं डेली आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके जो ना बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।